हेलो दोस्तों, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स की डेफिनेशन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे जो बहुत छोटे पार्टिकल हैं, जिनको जो हमारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे मेजर करना आसान नहीं होता, जैसे परमाणु का आकार है, व्यास है, उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म दूरियों का मापन। तो जो सूक्ष्म दूरियां हैं, जैसे परमाणु का आकार है, परमाणु का व्यास है, उनका मेजर कैसे करेंगे। तो जैसे कि परमाणु का आकार 10⁻⁸ से 10⁻⁻10 मीटर, इस रेंज में होता है। तो इस आकार का मेजर किससे कर सकते हैं? क्या हम इसका मेजर स्क्रू गेज से कर सकते हैं? स्क्रू गेज। और जो स्क्रू गेज है वो 10⁻⁵ मीटर, ये इसका लीस्ट काउंट होता है। इस रेंज तक की जो वस्तुएं हैं उनका मेजर कर सकता है। यानी कि स्क्रू गेज से परमाणु के आकार का मापन नहीं कर सकते। तो क्या हम इसमें प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का यूज कर सकते हैं? देखते हैं कि जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होता है, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ मीटर, इस रेंज की जो वस्तुएं हैं उनका मतलब इस रेंज की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कण हैं, तो उनका मापन कर सकते हैं हम प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से। यानी कि जो परमाणु का आकार वगैरह है उसको प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से हम नहीं देख सकते। जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी है ये प्रकाश का यूज करता है विजिबल लाइट का, जिसकी तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक बीम का उपयोग करता है और जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज होती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज के मध्य के जो पार्टिकल हैं उनको प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। यानी कि जो परमाणु के आकार है उसको इन दोनों से नहीं देख सकते। एक और अपने पास इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इससे हम जो 1 एंगस्ट्रॉम मीटर कोटि की जो भी कण होंगे उनके आकार का मापन कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम यानी परमाणु के आकार का मापन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। और जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है ये इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है। यानी कि जो भी हमें कोई भी कण को देखना है तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन की बीम उस कण से टकराती है और फिर हम उस पार्टिकल को देख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है एक लाख टाइम्स यानी जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है उससे 1,00,000 टाइम लेस वेवलेंथ की जो भी पार्टिकल होंगे उनको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट और है हमारे पास जिसे बोलते हैं हम सुरंगन सूक्ष्मदर्शी, ट्यूनर इलेक्ट्रोस्कोप।
सुरंगन सूक्ष्मदर्शी, यानी जो सुरंगन सूक्ष्मदर्शी है, इससे हम और भी जो छोटे पार्टिकल हैं उनको हम विभेद कर सकते हैं, यानी कि इनकी जो विभेदन सीमा है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से भी कम होती है। विभेदन सीमा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से भी विभेदन सीमा इनकी कम होती है। विभेदन सीमा क्या होती है कि ये जैसे कि अगर दो कण हैं और हम इनको अलग अलग देख पा रहे हैं, तो ये जो क्षमता होती है ये विभेदन क्षमता होती है, और जो विभेदन क्षमता का व्युत्क्रम होता है वो विभेदन सीमा होती है। यानी कि विभेदन सीमा कम है तो विभेदन क्षमता इसकी ज्यादा होगी, विभेदन क्षमता ज्यादा होगी। यानी कि सुरंगन सूक्ष्मदर्शी इन सब में बेस्ट है किसी भी पार्टिकल का आकार मेजर करने के लिए। ये तो थे डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट मेथड हैं जिनसे हम परमाणु के आकार का, इनके व्यास का निर्धारण कर सकते हैं। तो उसी में पहला देखते हैं हम आणविक व्यास का निर्धारण। आणविक व्यास का निर्धारण यानी किसी भी अणु बहुत छोटा होता है तो उसका व्यास भी छोटा ही होगा, तो उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक विधि है जिसे हम बोल देते हैं ओलिक अमल विधि बोल देते हैं। यानी कि जो आणविक व्यास का निर्धारण है हम करेंगे ओलिक अमल से। ओलिक अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो व्यास का निर्धारण कर रहे हैं उसके लिए हम ओलिक अमल ही क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो ओलिक अमल होता है उसमें मोनोलेयर बना सकते हैं, मोनोलेयर बना सकते हैं। और जो ओलिक अमल होता है इसमें मोनोलेयर बनाना आसान भी होता है और मोनोलेयर बना सकते हैं, इसलिए हमने ओलिक अमल का चयन किया है। अब ये मोनोलेयर क्या होती है कि अगर मैं जैसे रेत लूं और उसको मैं ऊपर से यूं गिराऊं, तो जो रेत है यहाँ से मान लो रेत में गिरा रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो रेत है यूं, रेत के जो परमाणु होंगे ऐसे ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ऐसे जहाँ भी जगह मिल जाते हैं इनको ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर जैसे वाटर हो और वाटर की जैसे बूंदे गिराएं तो वो ये पानी है और इसकी हम जैसे बूंदे गिरा रहे हैं तो ये पानी एक लेयर बना लेता है ऐसे। ये मोनोलेयर होती है, ऐसी ये पतली सी लेयर होती है इसको, तो ऐसे जल की लेयर बन जाती है, ये लेयर ये लेयर ये लेयर। तो इसलिए हमने जैसे यहाँ ओलिक अमल है उसका चयन कर लिया, क्योंकि ओलिक अमल है वो मोनोलेयर बना लेता है। ठीक है, फिर अब इसमें आणविक गैस का निर्धारण कैसे करेंगे हम कि हम ओलिक अमल लेते हैं और उसको एल्कोहल के साथ मिलाते हैं और मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको एक पात्र में जल होता है उस पर जैसे बूंद बूंद से गिराते हैं।
यदि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ मिला रहे हैं, तो ये 20 सेंटीमीटर हमारा सॉल्यूशन बनता है, 20 सेंटीमीटर। और फिर क्या करते हैं, इस 20 सेंटीमीटर में से फिर 1 सेंटीमीटर लेते हैं और इसमें एल्कोहल मिलाते हैं और फिर हम ऐसा ये सॉल्यूशन बनाते हैं 20 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल होता है 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर। ये फाइनल सॉल्यूशन में इतना हमारा ओलिक अम्ल होता है। और जैसे कि अब पानी है उस पर हम ओलिक अम्ल की बूंदें गिरा रहे हैं, तो जो ये मान लेता हूँ यहाँ मैं कि ऐसे ये एक वृत्ताकार सी ऐसे फिल्म बन जाती है। जैसे पानी ये ओलिक अम्ल की बूंदें गिराते हैं तो यो ऐसे एक पतली सी फिल्म बन जाती है। और ये जो पतली सी फिल्म है इसको अपन मान लेते हैं ये 3 मोटाई की बनती है। और इसका व्यास है d। और जो एल्कोहल होता है, जो एल्कोहल हमने मिलाया था वो वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत क्यों हो जाता है कि जो ओलिक अम्ल है इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ये ओलिक अम्ल ऐसे फैल जाता है और जो एल्कोहल है वो वाष्पीकृत हो जाता है। अब यानी कि जो ओलिक अम्ल है इसने जो ये फिल्म बनाई है इसका हम आयतन निकाल लें तो हम फिर आणविक व्यास का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि जो ओलिक अम्ल है उसकी एक बूंद का आयतन ओलिक अम्ल की एक बूंद का आयतन V है। और हम मान लेते हैं कि हमने n बूंदे ये सॉल्यूशन की गिराई हैं, तो n बूंदों का आयतन हो जाएगा n। ये NV हो जाएगा। और जो 1 सेंटीमीटर ओलिक अम्ल है जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है उसमें 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा ओलिक अम्ल इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो ओलिक अम्ल की बूंदों का आयतन आ जाएगा यहाँ से NV इंटू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको काम में लेते हैं हम, इक्वेशन 1 कर लेते हैं इसको। ये ओलिक अम्ल की बूंदों का आयतन है।
सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बराबर होना चाहिए, ये जो पतली फिल्म बनी है ओली कमल की, तो ये जो फिल्म का आयतन होगा उसके बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं ये बहुत पतली फिल्म होती है ये, तो ये मान लेते हैं हम, इसकी मोटाई स्मॉल टी है और जो इसका क्षेत्रफल है वो मान लेता हूँ मैं ए मान लेता हूँ। तो जो फिल्म की मोटाई वो है स्मॉल टी और जो फिल्म का क्षेत्रफल है वो मान लेता हूँ मैं कैपिटल ए। फिल्म का क्षेत्रफल है कैपिटल ए। तो ये जो पूरी फिल्म है इसका आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू टी। इसलिए फिल्म का आयतन इक्वल टू ए इंटू टी। यानी कि जो ओली कमल से ये जो फिल्म बनी है ए इंटू टी, ये बराबर होना चाहिए ये ओलिक अम्ल के कुल बूंदों के आयतन के बराबर। तो इन दोनों को हम यूज कर लेते हैं, फिल्म का आयतन और ये ओलिक अम्ल की बूंदों का कुल आयतन, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि A इंटू टी इक्वल टू होगा n इंटू बी इंटू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब। A इंटू टी सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हम टी का मान निकाल सकते हैं। तो टी बराबर हो जाएगा NV अपॉन में यानी टी का मान निकाल के हम आणविक व्यास को निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र होता है आणविक व्यास के निर्धारण के लिए। इसके बाद एक दूसरी विधि और है हमारे पास, आवोगाद्रो विधि। ये तो थी विधि ओली कमल की, जो विधि थी ये आणविक व्यास के लिए थी, और ये जो परमाणु का आकार है उसके लिए है आवोगाद्रो हाइपोथेसिस या आवोगाद्रो की विधि। परमाणु के आकार का निर्धारण, यानी परमाणु का आकार है वो हम आवोगाद्रो विधि है उससे निकाल सकते हैं। आवोगाद्रो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस है उससे हम परमाणु के आकार का मेजर कर सकते हैं। तो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है कि किसी भी परमाणु, किसी भी पदार्थ द्वारा जो घेरा गया कुल आयतन होता है वो उसके परमाणुओं के आयतन का 2/3 होता है। यानी कि ये जैसे कि मैं ये मान लूं कि जैसे कि अगर मान लो सिक्के रखे हम ऐसे एडजस्ट करें,
इसके ऊपर ये सिक्कों की एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर है, एक लेयर है। तो हम ये देखते हैं कि इनके बीच में कितना भी वो कर ले, कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। जैसे परमाणु में रिक्तियां रह जाती हैं, उसी तरह से इनमें कुछ स्पेस रह जाता है, यानी ये जो परमाणु है उनको जैसे एडजस्ट करते हैं तो उसमें कुछ खाली स्थान रह जाता है। तो यानी कि जो कुल आयतन है या फिर बोल सकते हैं हम जो वास्तविक आयतन है इक्वल टू 2/3 होता है कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि जो कुल आयतन होता है वो होता है 2/3 वास्तविक आयतन। ये अवोगाद्रो की हाइपोथेसिस है, यानी कि जो कुल परमाणुओं ने आयतन घेर रखा है वो, और जो परमाणुओं का आयतन होता है वो कुल आयतन का 2/3 होता है, यानी कि इनमें कुछ थोड़ा सा वैक्यूम भी रह जाता है। तो देखते हैं हम ये मान लेते हैं कि जो कोई पदार्थ है उसके m ग्राम में n परमाणु है, कि m ग्राम पदार्थ में n अणु मान लेते हैं n अणु। यदि m ग्राम में कैपिटल N अणु है तो 1 ग्राम में कितने अणु होंगे? 1 ग्राम पदार्थ में n बाई स्मॉल m अणु होंगे। अब जो अणु या परमाणु होता है उसका आकार हम मान लेते हैं कि उसका जो आयतन है v बराबर मान लेते हैं 4/3 पाई r। तो इसी तरह का होता है अणु या परमाणु, तो इसका आयतन ले लेते हैं हम v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो 1 ग्राम पदार्थ में जो अणुओं का आयतन है, 1 ग्राम पदार्थ में अणुओं का आयतन ये हो जाएगा n बाई स्मॉल m इंटू 4/3 पाई r क्यूब। यानी कि वो जो आयतन था उसको हमने 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या से गुणा कर दिया। ये तो बात रही 1 ग्राम में अणुओं की आयतन की। अब जो वास्तविक आयतन है वो देखते हैं। यानी कि जो कुल आयतन होता है वो 2/3 होता है वास्तविक आयतन का। यानी कि हम लिख सकते हैं
कुल आयतन इक्वल टू 2/3 वास्तविक आयतन। तो इसका जो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2/3 इंटू वी, ये वास्तविक आयतन वी मान लिया था, और ये आ गया कुल आयतन, यानी कि जो परमाणु द्वारा घेरा गया कुल आयतन है वो है n/m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और जो वास्तविक आयतन है वो है v। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 से 2, तो ये हो जाता है यहाँ से r क्यूब इक्वल टू m आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन में एम वी अपॉन में n पाई, और ये 2, ये आर क्यूब इक्वल टू हो गया। और यहाँ से हम एक ये मान लेते हैं कि जो घनत्व होता है रो इक्वल टू होता है m अपॉन में v। अब चूंकि जो m है वो हमने 1 ग्राम लिया है, तो m इक्वल टू 1 ग्राम, तो रो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में v। रो इक्वल टू 1 अपॉन में v, या फिर v को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन रो, यानी कि v इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो r क्यूब इक्वल टू v को रख दिया हमने m 2 रो n पाई, और r का मान निकालेंगे तो m अपॉन में 2 रो n पाई की होल 1/3, यानी कि ये आ जाती है जो हमारी त्रिज्या है, ये आ जाती है m अपॉन में 2 रो n पाई की होल 1/3। यानी ऐसे हम परमाणु की त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। तो ये थी परमाणु के आकार का निर्धारण अवोगाद्रो विधि से। तो आज हमने देखा जो अति सूक्ष्म कण हैं उनके लिए पॉली कमल विधि और अवोगाद्रो विधि। तो यदि आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो आई बटन पे जाके देख सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और